नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके साथ जो है साझा करूँगी लखनवी अंदाज़ आपकी क्लास 10th हिंदी की एनसीईआरटी बुक से। आज हम वीडियो में इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो ये जो कहानी है या किस्सा है, ये लिखा है यशपाल जी ने। और यशपाल जी लिखते हैं इसको व्यंग के अंदाज़ में, और उन्होंने इस लखनवी अंदाज़ व्यंग से यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उन पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। तो लखनवी अंदाज़ जो है पहले के ज़माने में नवाब और जो है राजा महाराजा हुआ करते थे, तो उनका जो है एक जो जीवन शैली थी, यानी जीने का तरीका था, वो शान और शौकत से भरा हुआ रहता था। लेकिन देश जब आज़ादी के मुहाने पे था, तो या जब देश आज़ाद हो गया था, उसके बावजूद भी देश में लोकतंत्र तो होने के बावजूद भी बहुत सारे जो अभी नवाबी घरानों से ताल्लुक़ जो लोग रखते थे, या जो राजा महाराजा जैसे लोग जीवन में जीते थे, उनका जो अंदाज़ है, उनका जो बातचीत करने का जो तरीका था, वो अभी भी वैसा ही बना रहा था। तो उसके ऊपर उन्होंने एक व्यंग लिखा है, और साथ ही साथ इन्होंने अपने व्यंग के माध्यम से, इस लेख के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से उस समय के समकालीन लेखकों के ऊपर भी व्यंग कसा है। कि मतलब जैसे जो हिंदी है या किसी भी भाषा में कहानी लिखने के लिए कोई एक बेस होना चाहिए, उसमें एक नायक होना चाहिए, नायिका होनी चाहिए, उसके पीछे एक पूरा प्लॉट होना चाहिए कि भाई किस जगह की, किस समय की, किस बारे में बात हो रही है कहानी का। तो उस समय क्या है, बड़े सारे उभरते लेखक उस समय आ रहे थे, और बड़े सारे लेखक ऐसा लेख लिखते थे जिसका ना कोई सर है ना पैर है, कहानी कब किस तरफ कैसा रुख मोड़ ले रही, कुछ अता पता नहीं चल रहा था। तो उन लेखकों के ऊपर भी इन्होंने व्यंग कसा है। और जो नॉर्मल जो लोग जिसको कहते हैं परजीवी मतलब पैरासाइट, तो दूसरे के ऊपर जो निर्भर हो करके, दूसरे का शोषण करके जो जीवन जीता है, उसको यहाँ पे परजीवी संस्कृति का नाम दिया है लेखक ने। तो लखनवी अंदाज में लेखक कहते हैं, मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। मुफस्सिल मतलब जो लोकल पैसेंजर ट्रेन होती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं वो, कि वो बहुत अब बिल्कुल चलने ही वाली थी। उतावली थी मतलब बट अबाउट टू स्टार्ट, ठीक है। और वो पहले के ज़माने की ट्रेन थी, जैसे कि उसमें कोयले से चलती थी, तो उसमें हॉर्न देती थी, सीटी बजाते हुए चलती थी। तो आराम से सेकेंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। जैसे अगर आप सेकंड क्लास का टिकट लेंगे, तो भाई जैसे सेकंड एसी का टिकट लेंगे तो उसमें थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू स्लीपर क्लास। तो उन्होंने भी सेकंड क्लास का जो है टिकट लिया। दूर तो जाना नहीं था, जनरली लोग दूर की यात्रा को देखते हैं कि भाई बहुत दूर जाना है तो सेकंड क्लास में ले लेते हैं, आराम से बैठ के जाएंगे। और लेकिन इनको दूर नहीं जाना था, फिर भी इन्होंने सेकंड क्लास में लिया। क्यों लिया? कि भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। अब लेखक ने सोचा कि भाई दूर जाना नहीं है, लेकिन चलो सेकंड क्लास का टिकट ले लेते हैं, क्योंकि भाई सेकंड क्लास का टिकट महंगा होता है, सब लोग ले नहीं पाएंगे, तो मैं ले लेता हूँ। तो क्या होगा कि ट्रेन में भीड़ उतनी नहीं होगी, आराम से बैठ के अकेले में जो अपनी नई कहानी लिख रहा हूँ उसके बारे में और सोचूंगा, और खिड़की में प्राकृतिक दृश्य देखूंगा, तो हो सकता है उससे मेरा कोई एक नया आइडिया आ जाए, है ना। तो ये सब सोचते हुए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया था। गाड़ी छूट रही थी, जल्दी जल्दी बस वो गाड़ी चलने ही वाली थी, और ये जा कर के उसमें चढ़ गए, ठीक है। किसी तरह इन्होंने गाड़ी पकड़ ली। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर ज़रा दौड़ कर उसमें चढ़ गए। अभी भाई दौड़ के चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल मतलब बिल्कुल अपोजिट। तो जैसे इन्होंने सोचा था कि भाई सेकंड क्लास का डिब्बा है तो खाली रहेगा, उतनी भीड़ नहीं रहेगी, सीटें खाली रहती, इतना महंगा टिकट कौन ले पाएगा। लेकिन इनके सोचने के ठीक उलट
अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन मतलब लोग नहीं, निर्जन मतलब लोग, निर्जन मतलब कि जैसे कि एकदम खाली होना। तो निर्जन नहीं था, वहाँ लोग बैठे थे। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालती मारे बैठे थे। एक सीट पे उन्होंने देखा कि भाई लखनऊ का देखने में मतलब जैसे लग रहा था कि बड़ा अमीर टाइप का आदमी है और लखनऊ को बिलोंग करता है। तो पालती मार के बैठा था वो। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पे रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। अब भाई जैसे लेखक सोच रहा था कि भाई हम जाएंगे, अकेले बैठेंगे, कोई होगा नहीं, आराम से कहानी लिखूंगा। सेम यहाँ पे लखनऊ के नवाब जो पहले से बैठे थे वो भी यही सोच के भाई वहाँ बैठे हुए थे कि भाई हम अकेले हैं, सामने वाली सीट पे कोई आया नहीं है, तो चलो मेरी यात्रा जो है अकेले में आराम से यहाँ पे सफ़र करूँगा। लेकिन अचानक से लेखक आ गया सामने, तो अब उसको भी लग गया भाई अभी तक तो खाली था, लास्ट मिनट में ये कहाँ से आ गया। तो उस लेखक को ऐसा महसूस हुआ कि उसको लगा कि अच्छा नहीं लगा। तो सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देख जाने के संकोच में हो। फिर लेखक ने सोचा कि हो सकता है जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे ये भी कुछ अकेले बैठ के लिखना चाह रहा और मैंने खलल डाल दिया। या फिर हो सकता है खीरा अपदार्थ मतलब बहुत महंगा नहीं है, खीरा मतलब नॉर्मल चीज़ होती है, इसीलिए उसको लगा हो सकता है उसने देख लिया कि वो खीरा खा रहा है, इस नॉर्मल सी चीज़ खा रहा है, तो हो सकता है इसलिए उसको अच्छा ना महसूस हुआ। पहले के जो अमीर लोग रहते थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर होते थे अपने जैसे खाने पीने को लेके, और अपने खाने पीने से ज़्यादा वो लोगों को मतलब अपना एक स्टेटस सिंबल, अपने स्टेटस को बड़ा मेंटेन करके रखते थे। उनको बड़ा अपने 4 लोग क्या कहेंगे इसकी बहुत ज़्यादा फिक्र करते थे वो, ठीक है। तो नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। नवाब साहब भाई थे, नवाब साहब जो ख़ास लोग होते थे उस ज़माने में, वो जनरली आम लोगों से उतना घुलना मिलना पसंद नहीं करते थे। उनको लगता था कि भाई इससे मेरा जो है कद कम हो जाएगा। तो नवाब साहब ने बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगा कि वो भाई मिलना चाहते थे। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। भाई हमने भी भाई सोचा कि भाई हमें लग रहा है कि बड़े रिजर्व टाइप के हैं वो, तो हमने भी नहीं कोई पहल की कि भाई अननेसेसरी उनको क्यों परेशान करना। जो हमसे मिलना नहीं चाह रहा है, हमको उसकी बॉडी लैंग्वेज से लग गया, तो हम भी भाई उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। अब लेखक कह रहा है मैं खाली बैठा था, अब मैं सोच ही रहा था ये सब, अपने मन में कल्पना कर रहा हूँ, हो सकता है ऐसा ना हो जो मैं सोच रहा हूँ, लेकिन बस मेरी आदत है तो मैं बस ये सब सोच रहा हूँ कि ऐसा ऐसा हो, सोच रहे होंगे शायद, अब रियल क्या है मुझे भी नहीं पता। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगा। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से 2nd क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अब लेखक ये सब अपने दिमाग में सोचे जा रहा है कि भाई ये हो सकता है, ये सोच रहा हो सकता है वो सोच रहा हो, नवाब ने ऐसा क्यों किया, वो 2nd क्लास, क्योंकि नवाब लोग बड़े अमीर हुआ करते थे और अपना जैसे कहते हैं ना स्टेटस को बहुत मेंटेन करके रखते थे, तो उनके लिए 2nd क्लास में सफ़र करना मतलब अपने हैसियत से एक नीचे आना हुआ, बल्कि जबकि लेखक के लिए 2nd क्लास में सफ़र करना अपने हैसियत से एक कदम ऊपर जाने की बात हुई। तो ये सोच रहा है कि भाई वो सोचे होंगे कि भाई किफ़ायत मतलब सस्ते में मैं ट्रैवल कर लूँगा। नवाब ये सोच करके 2nd का ले लिया, 2nd AC का टिकट ले लिया है। लेकिन अब देख रहा है कि मैं एक नॉर्मल आदमी मेरे सामने बैठा हुआ है, ठीक है। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाए। अब वो सोच रहा है कि भाई 2nd क्लास में मेरे सामने कोई आके बैठा है तो सफ़ेद पोश तो होगा, मतलब सफ़ेद पोश मतलब बड़ा आदमी होगा, तभी यहाँ टिकट लेके बैठा है। लेकिन मैं तो खीरा खाने के लिए काटने ही वाला हूँ, लेकिन अब खीरा जैसी चीज़ मैं इसके सामने कैसे खाऊं, मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। मैंने कहा ना जैसे पहले के ज़माने में
लोग बड़ा पर्टिकुलर हुआ करते थे, बहुत छोटी-छोटी चीज़ों का बिल्कुल ख़्याल रखते थे और बहुत ज़्यादा उसको महत्व देते थे। अब हमारे आज के ज़माने में आपको लग रहा होगा खीरा खाने में कि क्या बात है, लेकिन उस ज़माने में ये भी बहुत बड़ी बात होती थी। लोग इसको भी स्टेटस से रिलेट करके जोड़ते थे, सम्मान से लेकर के जोड़ते थे। ओह! नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज़, जनाब खीरे का शौक़ फरमाएंगे? तो देखिए, लखनऊ के नवाब थे तो उनकी भाषा में उर्दू का भी प्रयोग हुआ करता था। तो आदाब अर्ज़ मतलब हेलो, क्या आप खीरे का शौक़ फरमाएंगे? मतलब क्या आप खीरा खाना पसंद करेंगे? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। नवाब साहब का अचानक से जो है ये जो अब ये अपने मन में सोच रहा था कि वो नवाब है, ऐसा सोच रहा होगा, वैसा सोच रहा होगा। अब इसको लेकिन बड़ा सरप्राइजिंगली उसने पहले ही पूछ दिया कि भाई आप खीरा खाएंगे? तो भाप लिया, आप शफ़ाफ़त का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक़ फरमाए। मतलब कि लेखक ने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं खाना चाहेंगे। उन्होंने सोचा कि भाई ये जो है ऐसे तो है नवाब, लेकिन भाई अपना बड़प्पन दिखाते हुए मुझसे पूछ रहा है, लेकिन इसने मना कर दिया। अब नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की के बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों को नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा दिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोंद लगाकर झाग निकाला। मतलब दोनों जो सिरे होते हैं खीरे के, उसको काटा और उनको आपस में रगड़ा, जिससे खीरे में झाग निकलता है। ऐसे कहते हैं ना कि जो अगर खीरा का जो कड़वापन है वो निकल जाता है, अगर खीरे के जहाँ उसके सिर होते हैं उसको काट के उसको आपस में रगड़ने से उसका तीखापन या कड़वापन निकल जाता है। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छील कर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। मतलब खीरों को बिल्कुल अच्छे से लेआउट बिल्कुल बढ़िया से काट के लंबा लगाया। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। जैसे लखनऊ में या कहीं पे भी जहाँ खीरा बिकता है, वहाँ पे ऐसे ही खीरों को छील के पतला काट के उसके ऊपर नमक मिर्चा छिड़क करके देते हैं। तो पहले के ज़माने में, जैसे आज के समय में आप जब स्टेशन जाते हैं तो आपको क्या मिलता है? चिप्स, कुरकुरे, कॉफ़ी, चाय, सैंडविच, इडली, सांभर, डोसा, कितना सारा कुछ मिलता है खाने पीने का, है ना? लेकिन ये जो कहानी लेखक लिख रहा है, उस ज़माने में ये सब चिप्स, कुरकुरे, मैगी और आपका जो कहते हैं जितने कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सब नहीं हुआ करते थे। उस समय लोग नारियल, खीरा, मूंगफली, ये सब चीज़ें खाते थे जब बाहर जाते थे। तो आज के समय में कोई भी खीरा नहीं खा रहा है, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा था। तो उस समय में यही सब मतलब अच्छा माना जाता था। जैसे आप लोग अभी ट्रेन में जाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक और कुरकुरे का पैकेट लेके जाते हैं, है ना? वैसे ही तो जो है नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे के फांकों पर ज़ीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्ख बुरक दी मतलब छिड़क दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसावसाधन की कल्पना से पल्लवित हो रहा था। मतलब उसको लग रहा था देख करके इतने तरीके से वो आराम से खीरे को छील रहा है, काट रहा है, मतलब वो बड़ा शौकिया मतलब कर रहा है सब काम, और उसको लग रहा है कि उसका मतलब मन कर रहा है कि वो खीरा बड़े चाव से खाने का मन कर रहा है नवाब साहब का। सो हम कनखियों से देख कर सोच रहे थे। कनखियों मतलब जैसे बीच बीच में अपनी आंखों को टेढ़ा करके तिरछा करके देख रहे थे। मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। मतलब इतना अमीर आदमी है, लेकिन देखो खीरा जैसी चीज़ खा रहा है। लेखक ये सोच रहा है। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। अब नवाब साहब ने एक बार फिर से लेखक को बोल दिया कि भाई आप थोड़ा सा खीरा खाइए, ये लखनऊ का जो है बड़ा प्रसिद्ध और इस खीरे का जो वैरायटी है वो है बालम खीरा। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांकें देखकर मुंह में पानी ज़रूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। अब भाई लेखक भी भाई उस समय इनकार पहली बार जब पूछा था तो इनकार कर चुका था। तो आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा, उत्तर दिया शुक्रिया,
इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है। तलब मतलब इस समय मन नहीं कर रहा है। मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, मतलब मैदा मतलब हाजमा, हाजमा मेरा थोड़ा कमज़ोर है, उतना पचा नहीं पाता हूँ ठीक से। किबला शौक फरमाया, मतलब आप जो है खीरे को आप खाइए। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, मतलब दीर्घ मतलब लंबी सांस ली। फिर खीरे की एक फांक उठाकर होंठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलके मूंद गई। मतलब नवाब साहब खीरे को अपने पास लेके गए, लंबी सांस लेकर के उसका जो है स्वाद का जो है खुशबू लिया। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। अब भाई जब कोई चीज़ हम खाते हैं और हमें लगता है कि बड़ा टेस्टी होगा तो उसको देख के मुंह में पानी आ जाता है। तो नवाब साहब के भी मुंह में पानी तो भर गया था और वो पानी वो पी भी गए। ठीक है, तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया, मतलब खिड़की के बाहर फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसा स्वाद कर खिड़की के बाहर फेंकते गए और एक एक करके सारे खीरे के टुकड़े उन्होंने फेंक दिया सूंघ सूंघ करके। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। मतलब लेखक कह रहा है कि भाई इतना वो अपने अंदर गुमान लिया था कि भाई अगर तुम एक मामूली आदमी हो करके तुमने खीरा खाने से मना कर दिया तो अब ये खीरा मैं कैसे खाऊंगा, ये हमारी तौहीन है। तो ये उस ज़माने की बात है बच्चों की, पहले लोग ये बड़ा ही मतलब जैसे शानो शौकत में रहते थे। ठीक है, उनको इससे मतलब नहीं था कि हमारा क्या फ़ायदा हुआ, हमारा क्या नुकसान हुआ, वो बस अपनी शान में ही जीते मरते थे। तो नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है ख़ानदानी तहज़ीब, नफासत और नज़ाकत। तो अब लेखक भी बहुत चक्का रह गया कि भैया ये कौन सा ख़ानदानी तहज़ीब है, ये कौन सा नफासत है, ये कौन सा तरीका है, भाई ऐसा कौन करता है। अब वो भी सरप्राइज़ था कि भाई ये क्या है। सो हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है। भाई मैं अब लेखक ये सोच रहा था कि भाई मैंने ऐसा करते देखा, भाई मैंने माना कि भाई हो सकता है कि भाई सूंघ लेने से आपका मन भर गया, लेकिन उदर मतलब पेट तो नहीं भरा ना। अगर आपने किसी चीज़ को सूंघ लिया, देख लिया, हो सकता है मन आपका खुश हो गया हो, लेकिन पेट तो नहीं भरा। एब्स्ट्रैक्ट मतलब छोटा फॉर्म। ठीक है, नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दे। अब नवाब जो है अपनी शान और शौकत पे जानबूझ के एक बड़ा सा जोर से डकार भी लिए कि भाई उसको ये ना लगे कि भाई मेरा पेट नहीं भरा है। ठीक है, दिखावा। और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता शकील है, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। अब लेखक ने कहा था कि मेरा मैदा ठीक नहीं है, या नवाब को जब लेखक ने कहा कि मेरा मैदा ठीक नहीं है तो नवाब को हो सकता है ऐसा लगा हो कि भाई ये जो है खीरा जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होता है और बड़ा इसको पचाने में समय लगता है, तो ये तो मैं तो नहीं खाता। तो नवाब को भी इस बात से अपनी तौहीन महसूस हुई हो सकता है कि उसको तौहीन महसूस हुई और इसीलिए नवाब ने बाद में ये कहा भी कि मैदे पे बड़ा बोझ डाल देता है। ठीक है, लजीज होता है मतलब टेस्टी तो होता है लेकिन बड़ा ही डाइजेस्टिव सिस्टम को परेशान करता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना, ये है नई कहानी के लेखक। अब लेखक कह रहा है कि भैया मेरा दिमाग खुला का खुला रह गया और मैं तो एकदम सरप्राइज्ड हो गया कि भाई ऐसा भी कोई कर सकता है, ऐसा भी कोई सोच सकता है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि कोई इस तरह की सोच रखता हो। ज्ञान चक्षु खुल जाना मतलब वो हक्का बक्का रह गया इस तरह का, मतलब मिजाज और इस तरह का जो कहते हैं बिहेवियर देख करके नवाब के।
और पहचाना ये है नई कहानी के लेखक, मतलब उस दौर में क्या है, बड़े नए नए लेखक आ रहे थे और वो कुछ भी लिखते थे, मतलब उल्टा सीधा, बिना सिर पैर का, मतलब ऐसे ऐसे पिक्चरें भी बन रही थी उन्हीं कहानियों के ऊपर। तो उन्हीं को ये जो है नवाब का तो चलो ठीक है इन्होंने लिखा, लेकिन उसके माध्यम से ये भी बोल रहे थे नए ज़माने की जो कहानियों के लेखक है वो भी ऐसे बिना सिर पैर की बातें करते हैं। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो अब ये कह रहा है कि जैसे नवाब जो है खीरे को खाए बिना, सिर्फ उसकी सुगंध लेके इतनी लंबी डकार मार सकता है, तो बिना पात्र, बिना प्लॉट, बिना घटना और बिना किसी और चीज़ को कंसिडर किए कोई एक नई कहानी भी लिख सकता है लेखक, है ना। तो इसीलिए ये एक कटाक्ष है नए ज़माने के लेखकों के ऊपर कि भाई ये कोई बात नहीं होती है, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इसके प्रश्न अभ्यास हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।